जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास के सिविक्स बुक के सेकेंड चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण। लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के तरह ही भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना है। साउथ अफ्रीका की परिस्थिति जो कि वहाँ के ब्लैक डोमिनेशन के विपरीत थी, ठीक उसी प्रकार भारत देश की परिस्थिति भी भारतीयों के विपरीत थी। जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका में वाइट डोमिनेशन के लोगों ने वहाँ के स्थानीय शासन को अपने हाथों में लेकर ब्लैक डोमिनेशन को अपने पैरों तले कुचला, ठीक उसी प्रकार से वही यूरोपियंस कंपनीज जो भारत देश में आई और भारत देश में आकर यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था को भी अपने हाथों में लेकर भारतीयों को भी अपने पैरों तले कुचला। तो दोनों देशों की परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और इस बात को दर्शाती हैं कितनी भयानक परिस्थिति उस समय भारत देश और साउथ अफ्रीका में भी हुआ करता था। तो अगर मैं बात करूं भारत देश की, तो इसका संविधान भी बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में बना है। The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. भारत के संविधान को बनाना, चूँकि हम जानते हैं कि भारत देश में जो अलग अलग धर्म के, संप्रदाय के, जाति के, विचार के लोग रहते हैं और इन सब के विचार को समझकर एक संविधान का निर्माण करना ये एक कठिन काम है। तो जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि ये सभी अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग जाति धर्म के लोग, अलग अलग विचार के लोग, इनके अंदर जो अपना मत होता है, इन सबको संतुष्ट करना एक बहुत ज़्यादा कठिन काम है। At that time, the people of India were emerging from the status of subject to that of citizen, यानी कि भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत से अब रहने जा रहे थे। इससे पहले 1947 के पहले की बात करूं मैं, इसके बाद की भी अगर बात करूं मैं, तो लोग कहते हैं कि 1947 में हमें आज़ादी मिली। ये तार्किक मुद्दा है, इस पर हम बहस कर सकते हैं। फिलहाल ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है। मेन टॉपिक 1947 और उससे पहले की बात का है कि किस प्रकार से उस समय भारतीय अंग्रेज के गुलाम थे, लेकिन अब जो संविधान बनने जा रहा था, जिस संविधान के तहत हम काम करने जा रहे थे, जिस संविधान के तहत हम एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक सरकार का गठन करने जा रहे थे, लोकतांत्रिक देश को बनाने जा रहे थे, शांतिपूर्ण समाज को बनाने जा रहे थे, तो उससे पहले भारतीय अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन अब वो भारत के नागरिक के अधिकारी थे और नागरिक के रूप में वो अब अपने जीवन को जीने जा रहे थे। द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। वह देश जो आज से पहले, यानी कि 1947 से पहले, एक दूसरे के साथ वहाँ की जनता, वहाँ के नागरिक बिना किसी धर्म के भेद के, बिना किसी संप्रदाय के भेद के, बिना किसी जाति के भेद के, एक दूसरे के साथ भाईचारे की नीति को अपनाते हुए कदम से कदम मिलाकर देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन उसके बाद का ऐसा घाव जो आज तक अभी तक हमारा भर ना सका, और वो घाव ये था कि धर्म के नाम पर इस देश के दो टुकड़े कर दिए गए। ठीक है, दिस वॉज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दिल दहलाने वाला अनुभव था। एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायोलेंस। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ ही कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम, और इसके बावजूद भी हमारे देश में बहुत सारी अलग समस्याएं थीं। द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स of the princely state to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent। यानी कि उसके बाद भी हमारे सामने क्या समस्या थी? तो उसके बाद की समस्या हमारे सामने ये थी कि वो ब्रिटिशों ने
जो हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट्स थे, इनके ऊपर छोड़ दिया कि वो अपने हिसाब से, अपने मन से, अपनी इच्छा से, चाहे वो पाकिस्तान में जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है, अगर वो भारत देश के साथ रहना चाहे तो रह सकता है। और ऐसे स्टेट जो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता है, ना वो पाकिस्तान में और ना ही वो भारत में जाना चाहता है, तो वो स्वतंत्र रह चुका है, रह सकता है, ऐसा ब्रिटिश ने वहां पर कहा। यानी कि एक बड़ी समस्या और भी थी हमारे यहाँ। अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर सकते हैं, या फिर अगर वो चाहते हैं तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं, ऐसा अंग्रेजी सरकार ने वहां पर कहा। द मर्जर ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट्स वाज अ डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। यानी कि इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। यानी कि कुछ रियासतें ऐसी थीं जो अपनी स्वच्छता से पाकिस्तान देश के साथ जुड़ना चाहती थीं तो जुड़ गईं। कुछ रियासतें ऐसी थीं जो अपनी इच्छा से भारत के साथ रहना चाहती थीं तो रह गईं। लेकिन ऐसी रियासतें जो कि ना भारत में रहना चाहते हैं, ना ही पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, या फिर ऐसी रियासतें जो भारत के मध्य होकर भी पाकिस्तान से जुड़ना चाहते हैं, या फिर ऐसी रियासतें जो पाकिस्तान से भारत में आना तो चाहते हैं लेकिन कुछ समस्याओं के कारण उनको आने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके से तमाम समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न थी। और किन रियासतों को पाकिस्तान के साथ जोड़े, किन रियासतों को पाकिस्तान में विलय कराएं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। और उससे भी बड़ी समस्या तो ये था कि भारत देश के मध्य में रहकर भी कुछ ऐसी रियासतें थीं जो कि पाकिस्तान से जुड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन वहां समस्या ये था या तो राजा एक मुसलमान है और वो चाहता है कि पाकिस्तान से जुड़े, लेकिन जनता वहां पर मेजोरिटी में हिंदू है और वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना नहीं चाहते। तो कहीं पे ऐसी भी समस्या थी कि वहां के राजा हिंदू थे लेकिन वो पाकिस्तान से जुड़ना नहीं चाहते थे, वो भारत के साथ रहना चाहते थे। लेकिन समस्या वहां यह थी कि वहां की जनता की मेजोरिटी जो था वो मुसलमान का था, इस्लाम का था, और वो चाहते थे कि पाकिस्तान से जुड़ जाए। जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, इस प्रकार की समस्या। तो ये सबसे भारी समस्या हमारे सामने था। और इन सभी रियासतों को देशों के साथ विलय करना, जोड़ना और भी बड़ा टास्क था। When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. यानी कि जब भारतीय संविधान को लिखा गया तो उसे पढ़कर, समझकर हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि इस संविधान के द्वारा भारत का भविष्य कैसा तैयार होगा, लेकिन उसका हमारे भारत के भविष्य पर बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ा। यानी कि इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा तो था, लेकिन जब संविधान लिखा गया और लिखना तय किया तो हमें यह बात बताना कि नागरिकों का भविष्य भारत में कैसा होगा, या फिर किस प्रकार से हम यहाँ पर संविधान का निर्माण करने के बाद भारत के भविष्य को बना सकते हैं, ये कहीं ना कहीं डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल था। तो हम कह सकते हैं कि जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और शांतिपूर्ण नहीं लगता था जितना कि आज उस संविधान के द्वारा हमारे देश में शांति है। समझ में आ गया? ठीक। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। और जो भी संविधान को लिख रहे थे उस समय, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए चिंतित थे कि आखिर यहाँ का वर्तमान और इस देश का भविष्य क्या होगा। तो इस प्रकार से संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य दोनों की ही चिंता थी।